हेलो एवरीवन। हम लोग पिछली क्लास में कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 4 कंसंट्रेशन टर्म बेसिकली डिस्कस कर लिया था। परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, और हम लोग डिस्कस कर चुके थे मोलैरिटी। मोलैरिटी के बाद हम लोग उसमें 2 केस भी पढ़े थे। एक हम लोगों ने डाइल्यूशन फार्मूला पढ़ा था, और साथ में हम लोगों ने पढ़ा था जब 2 या 2 से ज़्यादा हम लोग नॉन रिएक्टिव सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो फाइनल सॉल्यूशन का हम लोग कैसे रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मोलैरिटी ये सब डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इतना तक केस हम लोग प्रीवियस लेक्चर में अपना कंप्लीट कर चुके थे। तो आइए एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, फिर फर्दर स्टडी को आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन है। एक आपका सॉल्यूशन ए है, दिस इज सॉल्यूशन ए, जिसमें हमारा 200 ml ऑफ HCl इज प्रेजेंट, एंड दूसरा हमारा सॉल्यूशन बी है जिसमें 300 ml HCl कहीं प्रेजेंट है, बट इधर में जो HCl है इसका कंसंट्रेशन 3 मोलर है, और इधर में जो HCl प्रेजेंट है उसका कंसंट्रेशन 2 मोलर है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, कैलकुलेट द concentration of HCl in the resulting solution formed by mixing A and B। ए और बी को मिक्स करने के बाद जो हमारा फाइनल रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा उसमें HCl का हम लोग को कंसंट्रेशन निकालना है। क्लियर है? चलिए, तो आप पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आप कोशिश करो। आइए देखते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन। इधर में सॉल्यूशन ए में भी आपका 200 ml 2 मोलर HCl का प्रेजेंट है। सॉल्यूशन बी में भी आपका 300 ml ऑफ 3 मोलर HCl प्रेजेंट है। मतलब इधर भी HCl है, इधर में भी HCl ही है हमारा, उसका सॉल्यूशन ये दोनों में। मतलब ये दोनों सॉल्यूशन को अगर हम लोग आपस में मिक्स कर देंगे तो ये सॉल्यूशन कभी भी रिएक्ट करेगा क्या? ऑब्वियसली देयर विल बी नो एनी रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इधर भी HCl इधर भी HCl हमारा, तो सेम कंपाउंड को भी हमारा रिएक्शन थोड़ी शो कर लेगा, नहीं। तो इधर में कोई रिएक्शन नहीं होने जा रहा है। मतलब ये हमारा सेकेंड केस था, जब 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन को हम लोग आपस में मिक्स कर देते हैं और वो सॉल्यूशन नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। तो उस केस में हम आपको फाइनल सॉल्यूशन या रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मोलैरिटी निकालने का एक्सप्रेशन बताए थे। इस केस में 2 को ही ऐड कर रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे M1V1 प्लस 2 के लिए ही तो M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। क्लियर? बस वैल्यू पुट कर देना है, आंसर हमारा आ जाएगा। तो मोलैरिटी M1 कितना है? 2 इंटू, अब आप पूछोगे सर हम लोग जो मोलैरिटी निकालते हैं तो उसमें तो हम लोग जो वॉल्यूम लेते हैं उसको किस चीज़ में लेते हैं? लीटर में लेते हैं। तो वॉल्यूम को तो लीटर में लेंगे ना यहाँ पे V1 को। हाँ, तो वॉल्यूम हम लोग लीटर में लेंगे, या फिर इस केस में आप वॉल्यूम को लीटर में नहीं भी लोगे तब भी हमारा आंसर वही आएगा, बट वॉल्यूम हम लोग लीटर में लेते हैं। तो 200 ml को लीटर में बदलेंगे तो मिलीलीटर को जब हम लोग लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं, दैट मीन्स इट इज़ 0.2 प्लस M2 कितना है हमारा? 3 मोलर, और इसका वॉल्यूम है 300। मतलब इसको भी हम लोग ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, मतलब 0.3। V1 प्लस V2 कितना हो गया? V1 का वैल्यू 0.2, V2 का वैल्यू 0.3, दैट इज इट इज़ 0.5। इधर में हो गया 2 इंटू 0.2 दैट इज़ 0.4 प्लस 3 इंटू 0.3 दैट इज़
0.9 अपॉन 0.5, ये हो गया हमारा 1.3 डिवाइडेड बाई 0.5, डेसिमल से डेसिमल गया, मतलब ये हमारा आ गया 13/5। चाहो तो आप डेसिमल भी लिख सकते हो। 5 2 जा 10, बच गया हमारा कितना 3, 5 6 जा 30, तो 2.6 मोल है। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? आई बात समझ में? क्वेश्चन सिंपल सा था, डायरेक्ट फार्मूला पे हम लोगों ने पुट कर दिया। अगर इसमें हम आपसे और ये पूछ देते हैं कि जो आपका फाइनल सॉल्यूशन बना है उसमें HCl का तो कंसंट्रेशन आप निकाल चुके हैं 2.6, HCl को ही मिक्स किया तो उसका कंसंट्रेशन निकला, लेकिन हम पूछ देते हैं कि जो फाइनल सॉल्यूशन में H+ का कितना कंसंट्रेशन है। स्क्वायर ब्रैकेट बेसिकली रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन। और अगर किसी भी केमिकल कंपाउंड या केमिकल स्पेसिस आयन किसी के भी अराउंड स्क्वायर ब्रैकेट आपको दिख जाए, मतलब उसका हम लोग कंसंट्रेशन पूछ रहे हैं। कंसंट्रेशन कोई सा भी हो सकता है, परसेंटेज वेट बाई वेट, वेट बाई वॉल्यूम, एनी वन। नॉर्मली हम लोग मोलैरिटी ही कंसीडर करते हैं क्योंकि मोस्ट कॉमन यही है। तो या तो H+ का कंसंट्रेशन पूछ दें या फिर Cl- का ही कंसंट्रेशन पूछ दें जो फाइनल रिजल्टिंग सोल्यूशन बना है, तो कैसे निकालोगे आप? ये भी हमारा आसान है। देखिए इधर जैसे HCl है, तो HCl है तो ये जब ब्रेक करेगा तो इट विल ब्रेक इनटू H+ और किस चीज़ में, Cl- में। तो अगर हम HCl का बैलेंस इक्वेशन है कि 1 मोल ऑफ HCl लेंगे तो 1 मोल H+ का मिलेगा, 1 मोल किसका मिलेगा, Cl-। सिमिलरली 1 मोलर इसका लेंगे तो 1 मोलर ये भी मिलेगा, 1 मोलर ये भी मिलेगा। तो अगर 2.6 मोलर हम लोग HCl लेंगे तो इससे 1 मोल से 1 मोल, तो 2.6 मोल से कितना 2.6, और मोल मतलब मोलैरिटी, मतलब वॉल्यूम हम लोग 1 लीटर कंसिडर करके चल रहे हैं। तो कंसंट्रेशन भी हमारा H+ से कितना हो जाएगा 2.6, सिंपल होगा ना। दैट इज इधर में हमारा हो जाएगा H+ का कंसंट्रेशन 2.6 और Cl- का कंसंट्रेशन भी हमारा 2.6। होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगी। ठीक है, तो एक इस टाइप का क्वेश्चन सिंपल है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी आर डिस्कसिंग relation between percentage weight by weight and molarity। परसेंटेज वेट बाई वेट और मोलैरिटी, आप किसी भी दो कंसंट्रेशन टर्म के बीच में रिलेशन आसानी से डेराइव कर सकते हो, बट जो मोस्ट कॉमन रिलेशन है हम लोग उसको यूज़ करेंगे। बाकी कन्वर्जन करना आसान है, आप इजीली कन्वर्ट किसी भी चीज़ में कर सकते हो, बस आपको हर कंसंट्रेशन टर्म का मीनिंग अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन परसेंटेज वेट बाई वेट एंड मोलैरिटी। ठीक है, हम लोग इस रिलेशन को डेराइव करने की कोशिश करते हैं। इस केस में आपको दिया हुआ है कि एक सॉल्यूशन है आपका, सपोज एक सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है और इसका आपको परसेंटेज वेट बाई वेट सपोज कीजिए कि दिया हुआ है x। क्लियर? साथ में ये सॉल्यूशन है आपका, इस सॉल्यूशन का आपको डेंसिटी भी दिया हुआ है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज सपोज d ग्राम पर ml। क्लियर है? और जो भी इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट होगा, ऑब्वियसली सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा, तो इस सॉल्यूट का मोलर मास दिया हुआ है आपको। सपोज कर लीजिए कि मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, जो कि अगर आपको सॉल्यूट का नाम दिया हुआ है तो आप आसानी से निकाल भी सकते हो। सपोज कर लीजिए कैपिटल M दिया हुआ है, ठीक है। और इस सॉल्यूशन का आपसे पूछ दें कि बताइए इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी
कितना होगा, राइट। सुनाओ डेराइव इट। हम लोग सिंपल सा रिलेशन निकाल लेते हैं। पहले एक बात देखिए, गौर कीजिए, निकालना हम लोग क्या चीज़ है, मोलैरिटी। तो पहले मोलैरिटी का मीनिंग हम लोग समझेंगे कि मोलैरिटी होता क्या चीज़ है। तो मोलैरिटी का मीनिंग मैं आपको बता चुका हूँ कि मोलैरिटी इज डिफाइंड एज मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। और आपको ये भी मैंने बताया है कि मोल ऑफ सॉल्यूट या मोल का क्या होता है हमारा फॉर्मूला या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मोल इट इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। तो गिवन वेट, तो हम लोग मोल ऑफ सॉल्यूट को ये भी लिख सकते हैं गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, जो कि इस केस में कैपिटल एम दिया हुआ है, हम लिख देते हैं यहाँ पे आपको, अपॉन मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये तो मोल ऑफ सॉल्यूट का एक्सप्रेशन हो गया। बाकी अभी नीचे ऑलरेडी क्या चाहिए हमारा, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बेसिकली लीटर। होप आपको क्लियर होगी। तो मोलैरिटी निकालने के लिए हम लोग को चाहिए वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो कि आपको कैपिटल एम दिया ही हुआ है, तो ये तो नोन है आपका, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर। अब देखिए डेंसिटी सॉल्यूशन है, कितना दिया हुआ है आपको, डेंसिटी इज गिवन टी ग्राम पर एम एल। डेंसिटी अगर दिया हुआ है डी ग्राम पर एम एल, इस डेंसिटी का मीनिंग क्या हुआ, पर एम एल डेंसिटी ऑफ बेसिकली सॉल्यूशन। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डी ग्राम पर एम एल, मतलब पर एम एल सॉल्यूशन में सॉल्यूशन का कितना मास प्रेजेंट है, डी ग्राम। डी ग्राम पर एम एल मतलब हर एक एम एल में सॉल्यूशन का डी ग्राम प्रेजेंट है। तो डेंसिटी के टर्म से हम लिख सकते हैं कि इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन कितना ग्राम हमारा प्रेजेंट है सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का हमारा कितना ग्राम प्रेजेंट है पर ml में, डी ग्राम। तो डी ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज प्रेजेंट होगा। तो 1 ml में हमारा कितना प्रेजेंट है, डी ग्राम प्रेजेंट है। तो हम लोग निकाल सकते हैं कि इन 1000 ml कितना प्रेजेंट होगा। तो इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 1 में डी ग्राम, तो 1000 में 1000 इंटू डी ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर। अब हम लोग जो मोलैरिटी निकालते हैं तो उसमें वॉल्यूम हम लोग सॉल्यूशन का कंसिडर करते हैं। तो वॉल्यूम अगर हम लोग यूनिट मान लें, 1 लीटर वॉल्यूम मानेंगे, तो 1 लीटर में कितना ml आ रहा है हमारा, 1000 ml। तो 1000 ml मतलब कितना लीटर हो गया हमारा, 1 लीटर। क्लियर। होप आपको ये बात क्लियर होगी। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको परसेंटेज वेट बाई वेट इज इक्वल्स टू एक्स। तो हम लोग को नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है कि परसेंटेज वेट बाई वेट इज इक्वल्स टू एक्स, और परसेंटेज वेट बाई वेट का क्या एक्सप्रेशन होगा, ऊपर वाले W का मतलब हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे वाले W का मतलब वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। पढ़ाया जा चुका है आपको। 1000 ml सॉल्यूशन में हम लोग वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाले हैं ना, 1000 इंटू डी। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन हमारा आ गया 1000 इंटू डी। तो वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं हम लोग। तो वेट ऑफ सॉल्यूट इट विल बी इक्वल टू एक्स इंटू वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो इधर आएगा तो डिवीज़न में, एक्स इंटू वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हम लोग निकाल रहे हैं अभी, 1000 ml के लिए सॉल्यूशन का ही तो वेट निकालना है, दैट इज़ बेसिकली 1000 इंटू डी डिवाइडेड बाई कितना 100। 20 से 20 कैंसिल। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया 10 इंटू डी इंटू एक्स, ये हमारा इतना ग्राम, ये आ गया वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट हमारा आ चुका है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट m दिया हुआ है, तो ये वैल्यू आपको दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग कितना में कंसिडर कर लिए हैं 1000 ml, तो ये भी नोन है। तो अब आसानी से मोलैरिटी निकल जाएगा ना। हाँ, तो हम लोग आसानी से अब मोलैरिटी को निकाल सकते हैं। नाउ
तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू, इधर में हम लोग जस्ट अभी पढ़ रहे थे, यहाँ पे लास्ट एक्सप्रेशन लाए हैं, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। वेट ऑफ सोल्यूट कितना आ गया 10 इंटू डी इंटू एक्स, तो हम लोग पुट कर सकते हैं दैट इज 10 इंटू डी इंटू एक्स अपॉन मोलर वेट ऑफ सोल्यूट जो कि m दिया हुआ है, मोलर वेट ऑफ सोल्यूट, और वॉल्यूम हम लोग कितना कंसिडर किए सॉल्यूशन का, ये इतना मास हम लोग कितने में निकाले थे 1000 ml में निकाले थे, मतलब 1 लीटर। तो वॉल्यूम हम लोग सॉल्यूशन का लेना था लीटर में, तो कितना ले लेंगे इंटू 1। क्लियर। तो मोलैरिटी का एक्सप्रेशन अल्टीमेटली आ गया हमारा इधर से कि मोलैरिटी इज इक्वल टू हो गया 10 इंटू डेंसिटी, डी स्टैंड फॉर डेंसिटी, एक्स क्या दिया हुआ है हमारा, एक्स इज द परसेंटेज वेट बाई वेट, मतलब एक्स के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं इंटू परसेंटेज वेट बाई वेट डिवाइडेड बाई क्या चीज़, डिवाइडेड बाई मोलर वेट ऑफ सोल्यूट। ये हमारा एक्सप्रेशन रहेगा। So this is the relation between percentage weight by weight and molarity. So simple, molarity is equals to 10 into density into percentage weight by weight divided by molar weight of the solute. I hope आपको ये बात क्लियर होगी। क्लियर। जैसे एक छोटा सिंपल सा क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। आपको दिया हुआ क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलारिटी of 10% weight by weight NaOH solution of density 1.2 ग्राम पर ml। सॉल्यूशन तो आसान है, मोलैरिटी निकालना है, परसेंटेज वेट बाई वेट दिया हुआ है, NaOH का सॉल्यूशन है और हम लोग को डेंसिटी दिया हुआ है। डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे, तो कैपिटल M दैट स्टैंड्स फॉर मोलैरिटी, इट इज़ इक्वल टू 10 इंटू डेंसिटी कितना 1.2 इंटू परसेंटेज वेट बाई वेट कितना 10 अपॉन मोलर वेट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट है हमारा NaOH, तो NaOH का मोलर वेट कितना हो जाएगा, सोडियम का हो गया हमारा 23, ऑक्सीजन का हो गया 16, हाइड्रोजन का हो गया 1, तो 3 6 9 1 10 1 2 1 3 1 4 दैट इज़ बेसिकली 40। तो अगर 0 से 0 कैंसिल करें ये कैंसिल हो गया, तो बच गया 10 इंटू 1.2 दैट इज़ बेसिकली 12 अपॉन 4 दैट इज़ 3 मोलर आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर होगी। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा रिलेशन बिटवीन परसेंटेज वेट बाई वेट एंड मोलैरिटी, जो कि ये रिलेशन आया है मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 इंटू डेंसिटी इंटू परसेंटेज वेट बाई वेट डिवाइडेड बाई मोलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। होप आपको ये बात क्लियर होगी। तो ये सब सारी बात थी आपकी मोलैरिटी की, होप आपको ये सारी बात क्लियर होगी। एक इसी में टर्म आता है हमारा कंसंट्रेशन टर्म में, दैट इज़ बेसिकली फॉर्मेलिटी। ये कोई अलग या सेपरेट कंसंट्रेशन टर्म नहीं है, दिस इज़ द सेम कंसंट्रेशन टर्म, वही हमारा कंसंट्रेशन टर्म है जो कि मोलैरिटी है। मोलैरिटी में हम लोग क्या लेते हैं, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फॉर्मेलिटी में भी हम लोग लेंगे दैट इज़ द मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बट डिफरेंस यहाँ पे यही है कि इधर में जो सोल्यूट होता है वो थोड़ा सा अजीब टाइप का होता है। जैसे अगर कहीं पे आपको सोल्यूट दिया हुआ है ये, जैसे मान लीजिए कि कोई भी आपका सोल्यूट है
जैसे है FeSO4, जैसे सपोज कर लो आपका किसी केस में सोल्यूट जो है दैट इज़ बेसिकली FeSO4 फेरस सल्फेट। तो इस केस में हमारा फॉर्मेलिटी इज अगेन सेम डिफाइंड एज मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में कुछ अंतर नहीं है, बट इस केस में हम लोग मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालते हैं। तो अभी फिर हम आपको बताएं कि मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं। दैट इज बेसिकली गिवन वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर वेट ऑफ सोल्यूट, और इधर से तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में रहेगा। तो यही जो गिवन वेट ऑफ सोल्यूट है, तो किसी किसी सोल्यूट में इसको हम लोग, या फिर मोलर वेट ऑफ सोल्यूट है तो हम लोग मोलर वेट नहीं लिख करके इसको हम लोग फार्मूला वेट बोल देते हैं। फार्मूला वेट मतलब कुछ नहीं, इस कंपाउंड का हमारा वेट और इस कंपाउंड का या मॉलिक्यूल का वेट निकालेंगे, दैट इज बेसिकली मोलर वेट या मॉलिक्यूलर वेट। तो फार्मूला वेट इज ऑल्सो सेम। तो ये दोनों मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी दोनों कोई सेपरेट चीज़ नहीं है, बोथ आर सेम। तो कहीं पे आपको फॉर्मेलिटी डिटरमाइन करने को बोलेगा तो आप उसको फॉर्मेलिटी कुछ अलग नहीं समझना है, कंसिडर इट एज मोलैरिटी एंड कैलकुलेट इट, सिंपल, सो सिंपल। क्लियर है? हाँ, कुछ उसमें दूसरा हम लोग को दिमाग नहीं लगाना। तो हम लोग पढ़ चुके हैं परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और मोलैरिटी का सारा केस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट हम लोग आगे अब पढ़ते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है हमारा मोलैलिटी। आई थिंक दिस इज द फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज बेसिकली molality. It is usually represented by small m. Mathematically, molality is defined as moles of solute divided by weight of solvent। वेट ऑफ सॉल्वेंट ध्यान में रखने वाली बात है, इन kg। मोलैलिटी इज डिफाइंड एज मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है? बाकी फिर से अगर वेट सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का नहीं, सॉल्वेंट का, अगर सॉल्वेंट का वेट kg को छोड़कर किसी दूसरे यूनिट में होगा तो फर्स्ट वी विल कन्वर्ट इनटू kg। जैसे सपोज कर लो कि ग्राम में होगा तो ऊपर वाला तो ऊपर वाला ही रह गया, दैट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ, सपोज कीजिए कि सॉल्वेंट इज इन ग्राम। वेट अगर सॉल्वेंट का ग्राम में दे दिया तो केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको 1000 से डिवाइड करेंगे, और एक डिवीज़न के नीचे में दूसरा डिवीज़न, तो अल्टीमेटली ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो इट विल अगेन मल्टीप्लाइड बाय 1000। और हम आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि मोल्स ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 इज़ बेसिकली मिली मोल्स। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मिली मोल्स ऑफ सोल्यूट, और जैसे ही मिली मोल्स आ गया मतलब वो ऐसा यूनिट में नहीं होगा, हमारा वेट हमारा सी जी यूनिट में होगा, दैट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। क्लियर? दिस इज आवर फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज बेसिकली मोलैलिटी। क्लियर है? तो इसका मीनिंग ध्यान में रखना है, इस वाले मेन को मीनिंग याद में रखना है। नेक्स्ट आवर फिफ्थ इज मोल फ्रैक्शन, यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एक्स। देखिए नाम ही है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब क्या हो गया, जैसे कोई एक हमारा ऑब्जेक्ट है, सपोज करो कि आप ये इस ऑब्जेक्ट को हम लोग 5 या 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो पूछेंगे ये पार्ट कितना है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो ये पूरा पार्ट मिला करके एक पार्ट जिसको हम लोग 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किए तो उसका 1 पार्ट कितना होगा, दिस इज़ 1/3, दिस इज़ ऑल्सो 1/3, दिस इज़ ऑल्सो 1/3। तो फ्रैक्शन हम लोग इसका कैसे लिखे, 1/3। कैसे लिखे इसका फ्रैक्शन, कि इसके खुद के पास जितना स्पेस ऑक्यूपाई किए हुए हैं, तो इस पूरे का ये एक पार्ट ऑक्यूपाई किए हुए हैं, तो दैट इज़ 1, और इस पूरे में है कितना 3, 1/3। मतलब इसके खुद के पास जितना चीज़ है अपॉन में जितना टोटल चीज़ है। आई बात समझ में? तो मोल फ्रैक्शन भी हम लोग वैसे डिटरमाइन करते हैं
कि एक किसी कंपोनेंट का जो भी हमारा कौन सा फ्रैक्शन डिटरमाइन करना है, मोल फ्रैक्शन, मतलब एक किसी कंपोनेंट का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। जैसे अगर हम आपको बोलें कि आप बताओ कि मोल फ्रैक्शन, क्योंकि सॉल्यूशन है तो उसमें सॉल्यूट भी होगा और साथ में क्या होगा हमारा सॉल्वेंट भी होगा। तो अगर हम आपसे बोल देते हैं कि बताइए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, तो मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब कि सॉल्यूट का जितना उसमें मोल है सो डिवाइडेड बाय टोटल मोल, क्योंकि मोल वाला फ्रैक्शन निकालना है ना। तो दैट विल बी डिफाइंड एज मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल। और सॉल्यूशन में होता क्या क्या चीज़ है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो टोटल मोल मतलब क्या चीज़ कि मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, और तो कोई तीसरा कंपोनेंट होगा नहीं ना। सिमिलरली अगर हम आपसे पूछ दें कि बताओ कि आपकी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, तो अब हम लोग को सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, मतलब इसका मोल डिवाइडेड बाय टोटल हम लोग करते हैं फ्रैक्शन निकालने के लिए। तो मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल, मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए क्लियर है, आसान सा। फ्रैक्शन मतलब उसका खुद का जितना पार्ट है डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट। मोल फ्रैक्शन निकालना है और उसका खुद का जितना मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का तो मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल। मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का तो मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल। अब कोई सॉल्यूशन होगा तो उसमें दो ही चीज़ होगा, सॉल्यूट होगा और क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो ये, सॉल्वेंट का निकालेंगे तो ये। अगर सॉल्यूशन में हम लोग दोनों मोल फ्रैक्शन को ऐड करके देखें, तो दोनों अगर मोल फ्रैक्शन को हम लोग ऐड कर देते हैं, क्या आपको इधर में दिख रहा है, तो हम लोग अगर यहाँ से एक चीज़ डिटरमाइन करने की कोशिश करें कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का कितना है, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना है, मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। इस दोनों में देखेंगे तो डिनोमिनेटर में मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मतलब सेम है। तो इधर हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम में वही आ जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इधर में ये दोनों सेम है तो 1 बार में कैंसिल हो जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में बन जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इधर में फिर से 1 टाइम्स ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो बच जाएगा सिर्फ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ऊपर में भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नीचे भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मतलब ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म को कितने बार में कैंसिल कर देगा, 1 टाइम्स। मतलब यहाँ से एक कंक्लूजन हमारा डिराइव हो गया कि मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इसका सम कितने के बराबर में आया है, 1 के बराबर। तो किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी सॉल्यूशन में, सॉरी आपको नहीं दिख रहा, ये रहा, ठीक है। बेसिक सा एलसीएम हमने लिया है और इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, वैल्यू 1 आ गया। मतलब किसी भी सॉल्यूशन में सिर्फ सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमारा होता है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना आएगा, 1। ये हमेशा मेमोराइज करके रखना है। ऐसे भी फ्रैक्शंस का सम हमेशा 1 ही आता है। जैसे इस केस में हम लोग इसको 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किए, तो 1/3 1/3 1/3 ऐड कर देंगे तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 दैट इज़ बेसिकली इक्वल टू 3/3 कैंसिल हो गया, मतलब कितना, 1। फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना है, 1, क्योंकि एक पार्ट में से तो 3 पार्ट डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो इधर में भी हमारा सोल्यूशन में सेम चीज़ है कि हमारा सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ऑलवेज कितने के बराबर में आएगा, 1 के बराबर में आएगा। तो इधर में हमारा यही है। तो अगर आप एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हो तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन हम लोग आसानी से इसको 1 में से माइनस करके कैलकुलेट कर सकते हैं। यही बात समझ में, तो ये भी हमारा आसान था, क्लियर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा
हम लोग कुछ टॉपिक्स को आगे कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन तो हम लोग इसके बहुत सारे भी करने ही वाले हैं, ऐसा नहीं है कि तुरंत इसको फिनिश करने वाले हैं। थोड़ा सा टॉपिक्स हम लोग पढ़ लेते हैं, तब मिक्स टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। ठीक है, चलिए जैसे नेक्स्ट हम लोग इसे पढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, निकालने की। ठीक है, जैसे सपोज कर लो आप कि एक आपका सॉल्यूशन है, ये कोई सा भी इसमें सॉल्यूट होगा, और ये सॉल्यूशन है कोई सा भी आपका इसमें सॉल्वेंट होगा। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन का आपको मोलैलिटी दिया हुआ है स्मॉल एम। ठीक है, स्मॉल एम इसका आपको मोलैलिटी दिया हुआ है। देखिए बस स्मॉल एम आपको मोलैलिटी दिया हुआ है, इसमें कोई हमारा सोल्यूट है, कुछ भी हमारा सॉल्वेंट है, हम लोग उसको डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सोल्यूट सॉल्वेंट के बारे में हम लोग को नो। चलिए देखिए, अब देखिए मोलैलिटी दिया हुआ एम, तो मोलैलिटी एक्चुअल में होता क्या चीज़ है, दैट इज बेसिकली मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर मोलैलिटी m दिया हुआ है, मतलब मोलैलिटी इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास, मतलब पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट। डिवीजन का मतलब तो यही हो गया ना, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय हमारा क्या चीज़, मास ऑफ सॉल्वेंट। नीचे ये डिवीजन में मतलब इसके मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट। पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब हर एक यूनिट के लिए, और हम लोग को लेना किस चीज़ में है, केजी में। मतलब मोलैलिटी का मतलब लिख सकते हैं यहाँ से हम लोग ये कि in 1 kg of solvent moles of solute per unit mass of हमारा सॉल्वेंट। तो पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट में हमारा मोलैलिटी किसी को रिप्रेजेंट करता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को। तो इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना के बराबर में हो जाएगा, मोलैलिटी ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे हम लोग m इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट हम लोग कितना ले लिए, 1 kg, तो दैट विल बी 1। इट मीन्स मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब ये हो गया कि 1 kg हमारा अगर हम लोग सॉल्वेंट लेंगे तो उसमें हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट n है, इट इज़ n बेसिकली, लिख लो आप। मोल्स ऑफ सॉल्यूट बेसिकली कितना के बराबर में आ जाएगा, मोलैलिटी के बराबर। क्लियर, पुट कर दो आप, नहीं समझ में आ रहा है तो मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। 1 kg ले लिए तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना के बराबर में आ गया, मोलैलिटी के बराबर में आ गया। क्लियर है। अब कोई सा भी हमारा सॉल्वेंट है, ठीक, अब देखिए हम लोग को निकालना है क्या चीज़, मोल फ्रैक्शन। अगर मोल फ्रैक्शन हम लोग सॉल्यूट के निकालने की बात करें, इधर में निकाल लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होगा। अभी हम लोग जस्ट पढ़ें, हम लोग 1 kg जब सॉल्वेंट लिए हैं तो उस केस में मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना के बराबर में आ गया, m के बराबर में, जो कि मोलैलिटी है। मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो आपका m आ चुका, डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट फिर से, जो कि हम लोग m ला चुके हैं, प्लस में मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और मोल का क्या फॉर्मूला होता है, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। सॉल्वेंट का गिवन वेट कितना है हम लोग के लिए, 1 kg। 1 kg हम लोग मोल्स निकालने के लिए मास को ग्राम में लेते हैं, मतलब कितना ग्राम, 1000 ग्राम, डिवाइडेड बाय मोल निकालना है ना, तो गिवन वेट हो गया ग्राम में, डिवाइडेड बाय मोलर वेट, तो डिवाइडेड बाय क्या किया गया, मोलर मास ऑफ किसका, सॉल्वेंट। तो
एक बार वापस आपको समझा देता हूँ। एक सॉल्यूशन है जिसका मोलैलिटी स्मॉल m दिया हुआ है, तो हम लोग को उसमें मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का बताना है कितना होगा। मोलैलिटी स्मॉल m, मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मतलब क्या हुआ कि मोलैलिटी रिप्रेजेंट कर रहा है मोल्स ऑफ सोल्यूट पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में। तो अगर हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट पर यूनिट ले लें, 1 kg ले लें, तो इसका वैल्यू जैसे ही 1 पुट करेंगे तो मोल्स ऑफ सोल्यूट m के बराबर में आ जाएगा। मतलब इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू m। और हम लोग को निकालना था मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो ये होगा क्या चीज़, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल ऑफ सोल्यूट हम लोग कितना डिराइव किए, m, यहाँ भी मोल ऑफ सोल्यूट तो m, मोल ऑफ सॉल्वेंट तो मोल कैसे हम लोग निकालते हैं, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, और गिवन वेट हमारा ग्राम में होना चाहिए। मोल अगर सॉल्वेंट का निकाल रहे हैं तो वेट भी हम लोग सॉल्वेंट का लेंगे। कितना है वेट हम लोग ले चुके हैं 1 kg, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000, और इसका मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। आई बात समझ में। तो यहाँ से हमारा ये वैल्यू आया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इट इज़ इक्वल टू मोलैलिटी डिवाइडेड बाय मोलैलिटी प्लस 1000 अपॉन मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर, तो ये रिलेशन। आई बात समझ में। सपोज सॉल्वेंट इज़ वाटर, क्योंकि जनरल केस में हमारा तो सॉल्वेंट वाटर ही रहता है। तो उस केस में अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट लिखें, दैट विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, इट विल बी इक्वल टू m डिवाइडेड बाई m प्लस 1000 डिवाइडेड बाई मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। वाटर है मतलब हो गया क्या चाहिए आपका H2O, इधर में 2 इधर में 16, कितना आ गया 18, तो डिवाइडेड बाई 18। अगर 1000 को आप 18 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आएगा 55.5, दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू m डिवाइडेड बाई m प्लस 55.5 मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये तब कंसीडर करेंगे तब जब हमारा सॉल्वेंट क्या हो, वाटर हो, क्योंकि उस टाइम मोलर वेट हमारा 18 पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 55.5। क्लियर है। ऐसे हमारा जनरल यही है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू मोलैलिटी डिवाइडेड बाई मोलैलिटी प्लस 1000 अपॉन मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। इन केस ऑफ वाटर मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 18, तो 1000 को 18 से डिवाइड कर दिए, यहाँ पे 55.5। ये यूज़ किया जाता है तब यूज़ करेंगे जब सॉल्वेंट वाटर होगा। सॉल्वेंट अगर बेंजीन हो गया तो मोलर वेट बेंजीन का लेंगे, कुछ और हो गया तो उस टाइप से लेंगे। क्लियर। होप आपको ये बात सारी आज की समझ में आई होगी। तो आज हम लोग अभी तक में पढ़े मोलैलिटी हम लोग उसमें पढ़ रखे थे। उसमें 2 केस डाइल्यूशन फार्मूला वाला, और जब 2 या 2 से ज़्यादा नॉन रिएक्टिव सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो उसका भी केस हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद हम लोग आज पढ़े हैं परसेंटेज वेट बाई वेट और मोलैलिटी के बीच में रिलेशन, जो कि हमारा मोलैलिटी इक्वल्स टू आया था 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इंटू परसेंटेज वेट बाई वेट डिवाइडेड बाई मोलर वेट ऑफ सोल्यूट। क्लियर। उसको पढ़ने के बाद हम लोग एक क्वेश्चन भी किए थे बेसिक सा। देन वी हैव स्टार्टेड मोलैलिटी, और मोलैलिटी को पढ़ने के बाद हम लोग फिर पढ़े मोल फ्रैक्शन। उसमें हम लोग पढ़े कि मोल फ्रैक्शन का सम ये सब कैसे हम लोग का कितना के इक्वल में आता है, 1 के इक्वल में हर केस में आएगा। देन हम लोग पढ़े रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। क्लियर। होप आपको ये सारी बात समझ में आई होगी। आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम लोग पहले कुछ इससे बेसिक क्वेश्चन करेंगे, देन हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। मोटो ये है हमारा कि पहले हम सारे कंसंट्रेशन टर्म को एक बार अच्छे से जान लें, फिर हम लोग को क्वेश्चंस करने में बढ़िया होगा। नहीं तो अभी हम लोग ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं, जो भी हम लोग कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे उसी पे कर सकते हैं। और जो बढ़िया क्वेश्चन बनता है वो इंटरचेंज ऑफ कंसंट्रेशन टर्म बनता है। मोलैलिटी दिया हुआ है, आपसे मोल फ्रैक्शन पूछ दिया, ये दिया हुआ है, दूसरा कंसंट्रेशन टर्म पूछ दिया। तो जब तक आपको सारे कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में आइडिया नहीं होगा तब तक हम लोग उन सब क्वेश्चंस को अप्रोच नहीं कर सकते। इसलिए हम कंसंट्रेशन टर्म को थोड़ा सा जल्दी में फिनिश करना चाहेंगे,
देन वी विल डू द क्वेश्चंस और हम लोग अच्छे खासे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।